बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मौसम खूबसूरत है, अच्छा मौसम है। सुबह सवेरे बाहर उठते खिड़की में देखा तो लग रहा था कि कहीं कहीं बारिश हल्की फुल्की हुई है और कहीं तेज़ बारिश भी थी। खैर ओवरऑल अगर मौसम की सूरत हाल देखें तो कदरे बेहतरी भी आई है। इसके साथ साथ वीकेंड है तो आप अच्छे तरीके से अपने वीकेंड को एंजॉय भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं और वीकेंड अपने प्यारों के साथ गुजार भी सकते हैं। खोकर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, पूछ लेती हूँ कोई उन्होंने वीकेंड का प्लान बनाया, फिर हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब वीकेंड का कोई स्पेशल प्लान बनाते हैं? क्योंकि जी बिल्कुल आज बच्चों को ईमान माल जो है ना ईमान माल लेकर जाने का प्रोग्राम है। अच्छा चलें, ग्रेट। ऑब्वियसली ये होता है कि छुट्टी इन लोगों की भी एक ही होती है और एक छुट्टी का तो पता भी नहीं चलता। कुछ स्पेशल प्लान रहता है बच्चों के साथ? देखें जी, ऑब्वियसली बच्चे जो हैं उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वीकेंड आएगा तो हमने पेरेंट्स के साथ जाना है। बच्चों की तो यही ख्वाहिश होती है कि बस इन बच्चों के लिए थोड़े से पेरेंट्स भी होते हैं ना कि सुबह स्कूल जाना है, चलो वीकेंड का वेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको पता है कि अब स्कूल जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और बच्चे जो हैं वो 3 माह के बाद दोबारा जब स्कूल जा रहे हैं तो अभी भी उनका दिल जो है वो वैसे नहीं चाह रहा स्कूल जाने को। अभी भी उन्हें यही है कि नानी घर जाना है और घूमने फिरने जाना है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनेस्टली हमारे अपने बचपन में भी यही सब चीज़ें होती थी, इसीलिए बच्चों को ब्लेम करना जो है ना वो बिल्कुल फजूल है। ये एज ही ऐसी होती है कि आप बस हर चीज़ से जो है ना वो बिल्कुल लागर्ज होते हैं और आपको अपनी लाइफ इंजॉय करने का बस शौक होता है। चले जी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 1 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई है। इसके बाद जी अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। मेडिकल के बाद अब नर्सिंग के लिए भी एंट्री टेस्ट देना होगा। कुछ बारिश के बाद की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे और शहर में डेंगू जो है वो भी फैलने लगा है, इस तरफ भी आएंगे। अच्छा जी, हम चल रहे हैं खोकर साहब की तरफ। अच्छा था यही कि हम अपनी बातें डिस्कस कर लेते। नहीं आ गए बिजली की खबर की तरफ। खोकर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, किस वाले से? बिजली की खबर डिस्कस कर रहे हैं जी। बिजली जो है ना हर हफ्ते बढ़ती है, ये कोई नई खबर नहीं है मेरे लिए। और ये परेशानी की बात है कि जब भी मैं प्रोग्राम करने आता हूँ तो टीवी पर खबर चल रही होती है कि बिजली इतने 2 रुपये बढ़ गई है, 5 रुपये बढ़ गई है, 10 रुपये बढ़ गई है। हुकूमत एक दफ़ा जो टीका लगाना है आवाम को लगा ले। अब आए रोज जो है ना बिजली बढ़ाना जो है ना ये नाइंसाफी है। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट जब चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर बिजली का बिल उठा लें तो उसमें जो बिल के पैसे हैं वो कम होते हैं, टैक्सों के पैसे ज़्यादा होते हैं और कई तरह के टैक्स जो है ना उसमें लगे हुए हैं। वो भी जाती है आवाम के साथ के जब बिल देते हैं आवाम डबल ट्रिपल टैक्स देते हैं। मोबाइल पर भी टैक्स है, खाने पीने पर भी टैक्स है, बिजली पर भी टैक्स है, टेलीफोन पर भी टैक्स है, गैस के बिल पर भी टैक्स है। हर किसी का टैक्स जो है ना ये इतने टैक्स जो हुकूमत ने लगाए हुए हैं, ये भी एक खौफनाक बात है। और जो दूसरी ये कि जो फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत IPP से मसला हल करे, तो हुकूमत क्यों मसला IPP से हल नहीं करती, क्यों मसला टेकअप नहीं करती? इस पर वजारती सतह पर एक हाई लेवल की थिंक टैंक कमेटी बनाई जाए जो IPP से डायलॉग करे और उनके साथ उनका जो ओरिजिनल जो कास्ट है उसका 20% उनको प्रॉफिट दिया जाए। बाकी जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो उनका डिडक्ट किया जाए, काटा जाए, वो ना दिया जाए ताकि और उसका रिलीफ आवाम को दिया जाए। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर रही। खोकर साहब किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये वही हुकूमत है जिसने IPPs को वो पैसे भी दिए हैं जो उनके बनते नहीं थे। और जब ये चीज जो है सालों बाद सामने आई है और हुकूमत उस पर खामोश रही है, तो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? कोई नहीं ना थी, उन्होंने करना क्या था बात। अच्छा मैं यहाँ पर ना एक चीज ऐड करना चाहती थी। मैं इमरान भाई आपकी तरफ आती हूँ। माहिर नफ्सियात हमारे पास आते हैं, हर एज में स्ट्रेस की वो इतनी बार जिक्र करते हैं। अब मुझे बता दें स्ट्रेस से कोई कैसे बाहर निकलेगा? ये सब चीज़ें जब आवाम इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमेगी, हर घर का मसला यही रहेगा, स्ट्रेस तो होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कौमें जो है ना, मैंने MPhil किया है, मैंने जितनी स्टडी की है ना उसमें एक चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताता हूं कि अगर जब तक आप किसी भी कौम को स्ट्रेस फ्री नहीं ना करेंगे, लोगों की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री नहीं ना करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। जब आप लोगों को रखेंगे ही इस चीज में ना कि यार शाम की रोटी कहाँ से आनी है, बिजली के बिल कैसे अदा करने हैं, पानी के बिल कैसे अदा करने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे अदा करनी है, घर का राशन कैसे करना है, तो उन्होंने क्या सोचना है मुल्क के लिए, उन्होंने क्या सोचना है तरक्की के लिए। माजरत के साथ ये माली साल की 4थी सहमाई है जिसमें ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे जो है वो बढ़ा रहे हैं और हुकूमत जो है वो इसकी इजाज़त देगी। हमारा आईन पाकिस्तान
ना पता है क्या कहता है, जब भी ओथ लिया जाता है ना तो हम जर्नलिस्ट हैं, चूंकि हम जो है ना वो उस चीज़ को ना पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, आइन उनके बारे में क्या कहता है। आपको तो ये पता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर झूठ बोलते हैं तो फिर उन्हें अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। लेकिन हमारे सियासतदान जितने भी हैं सियासतदान, जब वोट लेने जाते हैं ना तो फिर वो वादे करते हैं। ऐसे ही हमारी इस गवर्नमेंट ने भी कहा था, जो कि निगरान सेटअप में भी आई और वफाकी सतह पर, और अभी भी जो है ये बरसरे इक़्तिदार है, इन्होंने कहा था कि जी हम सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हमारे पास प्लान है, आम आदमी की जिंदगी जो है वो हम बेहतर करेंगे। ये आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है, हम नहीं आते महंगाई की तरफ, हम नहीं आते उस चीज की तरफ कि जी चीजें महंगी है, उन चीज को छोड़े, नहीं, ये हम सिर्फ लोगों के लिए ये आते हैं। देखिए ना, मैं अगर आपको कहूं कि जी मैंने मार्केट से ये ग्लास खरीदा है, ठीक है, मुझे टैक्स इसका पे करना है ना कि ये ग्लास जहां से आया उसका भी टैक्स पे करूं, वो दुकानदार जो अपना टैक्स दे रहा है उसका भी मैं टैक्स पे करूं, फिर मैं उसकी दुकान पे गया मैं उसका टैक्स भी पे करूं, फिर उसकी दुकान से मैं ये लेके निकला उसका भी टैक्स पे करूं। आप अगर बिजली का बिल पकड़े ना, 12 से 14 किस्म के टैक्सेस हैं जो आप हैरान रह जाते हैं कि यार मैं बिजली यूज कर रहा हूं ना, तो मैं फिर बाकी टैक्सेस क्यों दे रहा हूं, समय से बालातर है। माजरत के साथ ये बिलों में वो आपको पता है कि टेलीविजन का भी टैक्स है। अच्छा, कई घर ऐसे हैं कि जहां पर वाकई टीवी नहीं है, लेकिन वो बेचारे अगर एक बल्ब भी जला रहे हैं ना तो उन्हें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई जिस मीटर को हमने खरीदा है, जिसके पैसे दिए, उसका भी हम किराया दे रहे हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती जो है ना वही है कि जी अगर किसी बेचारे ने 200 यूनिट से ऊपर 201 यूनिट हासिल कर लिया है तो अगले 6 महीने उसको 23 रुपए, एक यूनिट भी ऊपर होने से ना 23 रुपए यूनिट पड़ेगा। वो चाहे फिर 1 यूनिट यूज करे या 201 यूनिट करे, उसको जो है वो 23 रुपए यूनिट। अब ये भी आती है, हुकूमत इस तरफ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे कैसे आप आवाम को सहूलत देंगे? फिर वो जो ओवर बिलिंग और दूसरे मसाइल हैं, खुद तो इनको अल्लाह भला करे, खुद तो इनको मैं कहता हूं कि 500 1000 यूनिट फ्री मिलते हैं, ठीक है। खुद तो जो अफसरान है जो लेस्को में नहीं है या नेपरा में नहीं है, उनकी सारे बिल जो है वो तो गवर्नमेंट देती है। कैसर खोकर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, फ्यूल उनको गवर्नमेंट देती है, घर का रेंट जो है गवर्नमेंट देती है, या घर जो है वो भी गवर्नमेंट देती है। असल में ना उनके ये मसाइल भी नहीं होते, इसलिए उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं तो होता। ये कैसे सोचेंगे फिर अवाम के लिए? कोई मशवरा देना चाहेंगे, इनको छोड़ दें अवाम जी। इसका हल जो है ना, इसका हल एक ही है कि मुज़ाकरत किए जाए आईपीपी से। आप मुज़ाहरे करेंगे फिर भी मुज़ाकरत पर बात, टेबल टॉक पर बात आएगी। आप धरने देंगे फिर भी टेबल टॉक पर बात आएगी। आप हंगामे करें, आग लगाएं दीवारों को, सरकारी इमलाक को, प्राइवेट को आग लगाएंगे, तो आखिर बात जो है टेबल टॉक पर आनी चाहिए। तो हुकूमत पहले टेबल टॉक क्यों नहीं करती आईपीपी से, या आप वर्ल्ड बैंक से बात करें, इंटरनेशनल जो डोनर जो इसके जामन है उनसे बात करेंगे। सजेशन होगी, मुझे ये बता दें, जिस तरह आम आदमी स्ट्रेस लेता है, आम आदमी की परेशानी रहती है, आप ये आला अफसरान के दरमियान रहते हैं, इनमें भी ये चीजें बात बिल्कुल। बिजली के मसले पर हर कोई परेशान है, क्योंकि बिजली का बिल जो है ना, सिर्फ जो है ना 30,000 रुपए तक जो सेक्रेटरी महकमे का है ना, सिर्फ उसका 30,000 रुपए तक जो बिल हुकूमत अदा करती है। बाकी जो मुलाजम है या अफसर है वो अपना बिल खुद अदा करते हैं। सर क्यों गवर्नमेंट क्यों अदा कर रही है, यही तो सवाल है। क्या वो सैलरी नहीं ले रहा? जो वो काम करता है वो सैलरी लेता है ना, वो अब देखिए 30,000 रुपए का बिल गवर्नमेंट उसको दे रही। अब इस वाले से हर बंदा बिजली का बिल से, सरकारी मुलाजम भी परेशान है। लेकिन हुकूमत जो है कभी कहती है कि ये जी 500 यूनिट तक जो रिलीफ दे दिया 2 महीने के लिए, कभी 200 यूनिट तक फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ये हमें आर्जी जो है ना इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लॉन्ग टर्म हमें रिलीफ दिया जाए और लॉन्ग टर्म बिजली के बिल काम किए जाए। आप अफगानिस्तान को देख लें, वहाँ देख लें हमारे क्या उसका खाना जंगी से निकला है और उसकी बिजली वहाँ सस्ती है। उसका रुपये की कीमत जो, उसके रुपये की कीमत हमारे रुपये से ऊपर चली गई है, उसका 1 रुपया हमारे 4.5 रुपये के बराबर चला गया। इस तरह हालात हो गए हैं। तो अभी तक अगर बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब की खासे दूरअंदेश भी हैं, आवाम के मसाइल भी समझते हैं, बावजूद उसके ये सूरत हाल होना। खुद नवाज शरीफ साहब कहते हैं आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला ये है बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, तो फिर करनी किसने है, मुझे ये बता दें। देखिए, मैं अब आपको शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मेरी अपनी राय है मैं वो आपको यहाँ बताता हूँ। खोकर साहब पता नहीं मेरी बात को सेकंड करेंगे या नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन सिर्फ सूबे की हद तक। माजरत के साथ मेरे ख्याल के मुताबिक वो वफाकी सतह पर वो किरदार अदा नहीं कर सकते जो वो सूबाई सतह पर। आपको पता है कि जब वो वजीर आला थे आपको हर जगह नजर आते थे, ऐसे ही है बिल्कुल। वो वाकई बहुत एक्टिव रहते थे। वो इदारों की सुबह सुबह, खोकर साहब को भी पता होगा क्योंकि सेक्रेटरीज इनको भी कहते थे कि सुबह 6 बजे वो मीटिंग बुला लेते हैं, हर चीज पे उनकी नजर होती थी। सुबह की हद तक की बात कर रहा हूँ।
जब से वफाक में आए हैं ना, तब से अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। माजरत के साथ देखें, अवाम का बेसिक मसला ये नहीं है कि हुकूमत IPPs के साथ डायलॉग नहीं कर रही। अवाम का मसला पता है क्या है कि जब उसके घर में आता है ना बिल, तो वो ये देखता है कि इतना ज्यादा बिल, उस बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती कि वो यूनिट देखे कि मैंने यूनिट कितने यूज किए। गवर्नमेंट जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर अवाम को रिलीफ देना है ना, तो खुदारा करना क्या चाहिए कि ये जो इजाफी टैक्सेस है ना, सिर्फ उस तबके पे जो बेचारा सिर्फ 200, मैं 200 यूनिट की बात कर रहा हूं ना यार, आपकी पॉलिसी 200 यूनिट तक है ना। आप जितना मर्जी अपनी बचत करके बिजली इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर से आप ले, देखिए सोलर पे आप नहीं आए। अगर जो लोग खुद बेचारे सोलर पर आए हैं, आप उनको ऐसा टैक्स नेट में घुमा फिरा के लाए हैं कि वो बेचारे जो हैं वो कहते हैं यार हमने तो सोलर लेके गलती कर ली। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? आपको करना तो ये चाहिए था कि ठीक है, आप बैंकों के जरिए, मोहतरमा वज़ीर आला साहबा जो है वो कर रही है ना कि अगर अपना घर, अपनी छत उन्होंने शुरू किया है कि जी जिसके पास प्लॉट है उसको हम 15 लाख रुपया, सुने ना, उसको हम 15 लाख रुपया देंगे, और चाहे उस 15 लाख से सिर्फ एक लेंटर ही पड़े। बड़ी अच्छी बात है कि दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चाहे 15 लाख ना कुछ होने से तो बेहतर है। ओ भाई, लेकिन असल चीज तो ये है ना कि उस बेचारे के घर में जो टैक्सेस आते हैं, महंगाई आप नहीं कंट्रोल कर पाए, अशिया खुरानोश की कीमतें आप नहीं कंट्रोल पाए, तो भाई जो कर सकते हो वो तो करो ना। वो फिर बैंकिंग के जरिए कितने सालों में जाके बैंकिंग के जरिए आप आसान कर दो सोलर सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दो कि लोग अपने घरों में कम से कम 5 kV का या 3 kV का सोलर लगा लें, जो कि बहुत तकरीबन कितने का आएगा, 2-3 लाख का आ जाएगा यार, वो उसको इंस्टॉलमेंट में दे दो, उस बेचारे की जान तो छूटे। ये होता है कि अगर आपने उस सारिक को जो गरीब है उसकी मदद करनी है, साथ जुड़े अफसरान नहीं करने देते, बाकी वो तो वाह कर रहे हैं, वो वाह वज़ीर आला साहबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके तमाम आप सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, सेटल चल रही हैं। अवाम के साथ क्या हो रहा है उनका कोई लेना देना ही नहीं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। BSc नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम टेस्ट UHA के तहत होगा। मेडिकल के बाद अब नर्सिंग में भी एंट्री टेस्ट लाजमी करा दिया गया। अच्छा इकदाम है, मेरे ख्याल से इन चीज़ों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें जी, बिल्कुल, वैसे तो अब किसी भी महकमे में आपने अगर जॉब हासिल करनी होती है तो उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट जो है सरकारी महकमों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि टेस्ट जो है वो लाजमी है। इससे कम से कम जो कैंडिडेट होता है ना, उसकी काबिलियत जो है ना वो भी सामने आ जाती है कि आया कि वो इस पोस्ट के लिए है। बिल्कुल ये वो चीजें नहीं है कि आप ना इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करें। नर्स का डायरेक्ट पेशेंट के साथ लिंक रहता है और डॉक्टर से ज्यादा रहता है। सो मेरे ख्याल से फिर ये चीजें लाजमी होनी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेडिकल का तो आपको भी पता है कि वहाँ पर, चूँकि मैं हायर एजुकेशन करता हूँ, मुझे पता है, आप यकीन जाने कि जो मेडिकल की तालीम है उसके लिए जो एडमिशन्स होते हैं या मेरिट लिस्ट जो बनती है ना, वो आप यकीन जाने वहाँ पर 0.01 का भी फ़र्क आ जाए ना तो एडमिशन नहीं मिलता। ये मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो मैं तो उन चीज़ों को देखता हूँ। तो ऐसे ही जो है कि अगर कोई हॉस्पिटल में अगर उसने डॉक्टर जो है वो भर्ती होना है या और कोई जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी यही सूरत हाल जो है वो होती है। और ऐसी ही चीज़ जो है वो नर्सिंग के शोबे में जो है वो देखने में सामने नहीं आ रही। ठीक हो गया ना, ये जो नर्सिंग की जो वो एंट्री टेस्ट है, आप देखें कि वो ये अच्छा, मैं कहता हूँ कि अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए होना ये चाहिए कि नर्सिंग कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो है वो नर्सिंग की बड़ी डिमांड है और डॉक्टरों की जो सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में वो भी डबल होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा मांग है वहाँ, ताकि पाकिस्तानी डॉक्टर जाएं और पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजें। तो ये मैन पावर जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। लेकिन हमारे जो इदारे हैं ना, वो जितनी तादाद में डॉक्टर्स को फील्ड में निकाल रहे हैं ना, उतनी जॉब्स नहीं, उतनी हमारे पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जितने भी हैं ना वो बाहर के मुल्क भी जाना प्रेफर करते हैं। देखें, इशू ये भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ मैं शोबा तिब की बात नहीं कर रहा, मैं हर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। शोबे में आप देख लें, हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रेन मौजूद हैं, लेकिन वो होता क्या है कि जो बाहर के ममालिक हैं वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किस लिए करते हैं? वो इस तरह करते हैं, पूरी दुनिया से जो अच्छे दिमाग के लोग हैं ना उनको चुन लेते हैं, ऐसे ही है, उनको फिर वहीं पे स्कॉलरशिप देते हैं, वहीं पर फ्री तालीम देते हैं और फिर वहीं पर उन्हें जॉब जो है वो ऑफर कर दी जाती है। फिर वो हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर इसीलिए तो बाहर फिर जॉब्स करते हैं और हमारे पास फिर जो है वो कुछ रह ही नहीं जाता।
आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से कम ही ऐसे लोग होंगे या उनकी रेशो बहुत कम होगी ऐसे लोगों की जो यहाँ से पढ़ लिख के बाहर गए हैं और वहां पर अगर आला तालीम हासिल किया तो उसके बाद वो वापस आके यहाँ जॉब कर रहे हो, यहाँ अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हो। ऐसी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। लेकिन ये सजेशन खोकर साहब की बहुत अच्छी है कि इसकी सीटें जो है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरकारी सतह पर हम नर्सेज को तो देखते देखते प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं नर्सें, तो मेरे ख्याल से फिर उनको आपको सरकारी सतह पर भी अकोमोडेट करना चाहिए। जब आपके पास मार्जिन है तो उसकी सीटों को ज़रूर आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आवाम के लिए सहूलत है और साथ साथ आपके नौजवान जो पढ़ लिख रहे हैं किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी तो भला ही हो जाएगा। खैर ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब चलें जी, ब्रेक अभी नहीं कह रहे मुझे, हम नेक्स्ट खबर की तरफ आ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, बारिश की वजह से जलने और ख़राब होने वाले मीटर की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बारिशें हुई भी तो ऐसी है ना, मुसलसल जो बारिश हो रही है सो उस पर ये तादाद बढ़ जाती है। और खैर एक और फैक्टर भी होता है जानबूझ के करने वाला। ख़राब मीटर्स की तादाद 42,000 तक पहुंच गई है। अब जिन्होंने नया मीटर लगवाना है उनके लिए तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इमरान देखिए, जो बात आप कर रही है ना, पहले अगर हम खबर की बात करें, नागहानी आफत जो होती है ना, वो उसमें चलो जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन अब बात ये है कि दूसरे काम भी बड़े अब वो पता देखिए, आम शहरी ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी शहरी जो है ना वो अकेला बिजली चोरी नहीं कर सकता। आप उसी तरफ आना चाह रही है ना कि लोग जो हैं वो मीटर टेम्पर कर लेते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं वो खुद तो कर ही नहीं सकते। मिली भगत के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। ये तो मैं कहता हूँ तो पढ़ी लिखी बात है। यही वजह थी कि मैं देख रहा था कि शायद सिप्रा की कुछ रोज़ खबर आई थी कि लेस्को में जो लोग बिजली चोरी में मुलव्विस थे उन मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है और काफ़ी मुलाजमीन जो है वो मुअत्तल भी हुए हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। अगर इस सिलसिले को रोकना है, अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं। अगर मैं ये बात करूँ, ऐसी कई मिसालें जो हैं वो सामने आई हैं और ज़राए का भी यही कहना कि ये सिलसिला अभी तक जो है वो रुका नहीं है। जब तक ये ऐसे ही इनका एहतसाब नहीं होगा, जिस तरह अब इंक्वायरियाँ हुई, लोग जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं मुलाजमीन लेस्को के, और ये कमी तो आई है बिजली चोरी में लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि जो ख़राब मीटर की आप बात कर रही हैं कि 42,000 से ज़ायद उनकी जो है वो तादाद हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि खुदारा अगर मीटर ख़राब हुआ है ना तो उसके पैसे बेचारे सारिफ से ना ली जाएं। ये तो लेते हैं, वो कमर्शियली तो आप लें, कमर्शियल मीटर का लें। अना मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और उसकी वजह से जो लोड भी वापडा का मीटर पर बहुत ज्यादा होता है। बाज़ मीटर जो है ना खुद ब खुद बंद हो जाता है या खुद ब खुद खराब हो जाता है, तो उसका सार्फ पर ये कहते हैं कि ये जी इसको बिजली चोरी हो गया जी, इसको डिटेक्शन बिल डालो जी, इसको ये करो जी, इसको चोरी का पर्चा दर्ज कराओ। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ ज्यादती नहीं ये वापडा वाले इस वक्त बड़ी जाती करते हैं कि मीटर बंद हो जाए तो डिटेक्शन बिल डाल देते हैं, बहुत ज्यादा हैवी बिल डाल देते हैं कि उसके घर का लोड इतना। अब घर में अगर 4 एसी लगे हुए हैं तो बंदा 4 एसी नहीं चला रहा होता, वो एक एसी चलाकर गुजारा कर रहा होता है, लेकिन वो डिटेक्शन बिल में 4 एसी का लोड डालकर ना वो बिल डाल देते हैं। वो जो इस तरह वापडा को नहीं करना चाहिए। और इस वक्त चीफ लेस्को जो अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने एसटीओ को ये डायरेक्शन दे कि लोगों के साथ ज्यादती ना करें और लोगों को इस तरह डिटेक्शन बिल अन्य वहां जो कहते हैं ना डालना वो ना डाले, सिर्फ लोगों के साथ जो मेरिट है वो करें। बिल्कुल सही। ये डिसीजन तो वैसे गवर्नमेंट ने लेना होता है ना खोखर साहब, ये गवर्नमेंट के करने वाले काम होते हैं जो अवामी वोट से इक़्तिदार में आते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे इकदाम करती है लेकिन ये इदारे किसकी सुनते हैं, किसी की नहीं चलती, अपनी चलाते हैं। जब आप रोटी ना ऐसे तो आप ना कहें, जब आप रोटी 15 रुपए में फरोख्त करवा सकते हैं पूरे लाहौर में और एक भी ऐसा तंदूर जो है वो ना हो जो 15 की ना बेच रहा हो, तो फिर आप क्यों नहीं करवा सकते? असल बात है कि जब सरबराह साहब ने एफआईए को मुतहरिक किया तो इनको अपनी पड़ी, इन्होंने कोई छुट्टियों पे भाग रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, यानी आप कंट्रोल करना चाहें, पकड़ना चाहें तो फिर पकड़ सबकी हो सकती है। सवाल मैं ये करना चाह रही थी, ये 42,000 मीटर कहाँ से आएंगे? शायद सिप्रा साहब तो कहते हैं कि अंदर स्टोर में मीटर ही नहीं है। आपको मजे की बात बताऊं, स्टोर से जब मीटर निकलना होता है ना, स्टोर से मीटर अगर निकलवाना है, मैं अब आप हंसेंगे इस बात पे, आम सारिफ की बात नहीं कर रहा, अगर कोई लेस्को का लाइनमैन है, कोई मीटर रीडर है, उसने लेस्को के गोदाम से ही मीटर निकलवाना है तो आप यकीन जाने वो उसके भी पैसे देता है। अंदाजा करें, अलहदा पैसे, अंडर द टेबल जो मनी होता है। आज से 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने शायद सिप्रा साहब को कहा, कहते हैं मैडम मीटर है ही नहीं तो मुलाजिम को रिश्वत दे रहा है कि यार ये मीटर निकाल दो।
रिश्वत से वो मीटर निकलता है। अंदाजा बाकी 42,000 की वाकई मीटर जो है वो हमें तो, मैं तो हैरान हूँ कि आप कह रहे हैं कि इनके पास मीटर पड़े हैं, वो तो हर वक्त रोते रहते हैं जी मीटर है ही नहीं, मीटर हमारे पास है ही नहीं। पुराने मीटर को वो ठीक नहीं करते, नए जो है वो मंगवाते नहीं है। और यही बात है कि वो करते क्या है कि मीटर खराब पड़ता रहे और सारिफ को जो है वो ओवर बिलिंग जो है वो होती है। नहीं है खोकर साहब कैसे गुजारा करेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये वापडा की नैली है, मीटर प्रोवाइड करना तो वापडा की जिम्मेदारी है ना, लेस्को की। लेस्को आप मीटर जो है ना सारा बना तो नहीं सकता और ना मार्केट से खरीद सकता है। वो तो वापडा वाले कहते हैं हमारे से लिया जाए, हमें उसको बिल पैसे दे, चलो पैसे देकर ही दे दे वापडा दे तो सही ना, जो बिल देना, जो मीटर देना वापडा की जिम्मेदारी है। और वापडा के मैन्युफैक्चर नहीं हुए तो वो जो इंडस्ट्री है उनको ऑर्डर करे और नए मीटर बनवाए। नहीं, आप आवाम को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? फिर इतने भारी भारी बिल लेकर अगर किसी में मुश्किल बन गई है तो उसमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते। खैर ये खासे मसाइल हैं और ये अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इनका कुछ हो सकता है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बारिशों के बाद सबसे बड़ा खतरा यही होता है। और कल जाहिद चौधरी साहब की मैं खबर पढ़ी थी कि डेंगू का जो असल डेटा है वो भी छुपाया जा रहा है। मतलब ये जुल्म किया जा रहा है। एक तो हालात इस तरह की हैं कि आपके ऊपर खतरा मंडला रहा है और ऊपर अस्पतालों में जो केसेस आ रहे हैं वो भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। कैसर खोकर जी बिल्कुल, इस हवाले से जो डेंगू के जो मरीज हैं, ये रिपोर्ट हुआ है कि 2 नए मरीज आए हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि जो सरकारी अस्पताल है, जो ये टीचिंग अस्पताल जो लाहौर के हैं, उनका डाटा है। जबकि अगर गली मोहल्लों में जाएं तो हर घर में आपको कोई ना कोई जो है ना पेशेंट मिलेगा जिसको बुखार हुआ है, और उसमें से बहुत सारे लोग जो है डेंगू बुखार भी होता है, लेकिन वो अस्पतालों में दाखिल नहीं होते, लिहाजा उनका डाटा नहीं आता। फिर उसके बाद जब पेशेंट एक बीमार होता है, डेंगू होता है, तो मोहल्ले का जो टकना डॉक्टर होता है उससे वो इलाज कराता है। और सब ऐसे तो ना आपके ठीक है, मोहल्ले वाले डॉक्टर क्या करें, उन्होंने काम नहीं अच्छा, करना। वो उनके इलाज का वो भी डाटा नहीं आता। लिहाजा ये जो डाटा हमारे रिपोर्ट होता है कि इतने मरीज 2 मरीज आए हैं, ये बहुत कम डाटा है। जबकि इसके मुकाबले में डेंगू के पेशेंट जो है ना लाहौर में ज्यादा है, जो कि अभी तक इसका डाटा इकट्ठा करने का कोई जरिया नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत ने अभी तक डेंगू पर हवाले से कोई इकदाम नहीं किए। अभी हम टीवी पर खबरें देखते रहते हैं कि डेंगू मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं मिली, बजट नहीं मिला और डेंगू सर्विलेंस वो कमज़ोर हो गया, डीसी ने पैसे जारी नहीं किए, और इस वाले से बहुत सारे केसेस सामने आते रहते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि डेंगू जो है ना ये काफ़ी पुराना मसला हो गया है। ये शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते थे उस वक्त का मसला हो गया है। तो इसके लिए अब कोई ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है ना प्लानिंग की जरूरत करके ठोस इकदाम करे। और ख्वाजा साहिबान जो हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेंगू कंट्रोल किया और अब फिर वही उन्हीं जगहों पर मौजूद है। वो वाली मुझे प्रैक्टिस, वो वाली प्लानिंग वहां से भी नजर नहीं आ रही माजरत के साथ। देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है ना, ये नहीं है कि लाहौर में पिछले 24 घंटे में 2 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, 2 तो आए नहीं। अलार्मिंग सिचुएशन ये नहीं है कि पूरे सूबे में 15 डेंगू के पेशेंट जो है वो सामने आए हैं। अलार्मिंग सिचुएशन ये भी नहीं है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ लाहौर से 2000 मुकामात से डेंगू लार्वा मिला है, ये भी अलार्मिंग नहीं है। ठीक है, अलार्मिंग पता क्या है? अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि महकमा सेहत जिसकी ये जिम्मेदारी है वो खुद उसके दादोशुमार छुपा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो खुद दादोशुमार छुपा रहे हैं। ओ भाई खुदारा होश के नाखून ले। वो बात जो मैंने आपको पहले कही थी ना कि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने हलफ लेना होता है तो उसमें ये होता है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो वो फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी भी होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी लाई जाएगी। और भाई यहाँ पर महकमा सेहत जो है जिसका काम है लोगों की सेहत का ख्याल रखना और लोगों को हर चीज से आगाह करना, तैयार करना या अपनी नाअहली जो है उसको छुपाने के बजाय उसका भी इकरार करना, यहाँ पर अदादो शुमार छुपाए जा रहे हैं। हमारी इमरान भाई प्रैक्टिस है, जब पानी सर से गुजर जाता है, मरीज धड़ाधड़ आना शुरू हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि जी अब तो ये हो गया। प्लानिंग करना, चीजों के लिए रेडी होना, वो हमारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसी पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और खबर ये है अंदरून शहर की मखदूश इमारतें खतरा जान हैं और इस पे हुक्काम खामोश हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस हर साल होती है बरसात के मौसम में ही, मॉनसून में ही। पहले हमें वो जो वासा की तैयारियों के साथ बता दिया जाता है इतनी खतरनाक इमारतों की निशानदेही हो गई है। मतलब अरसा दराज से ये सब होता जा रहा है। बहुत सारे अफसोसनाक वाकयात भी हो जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला रहम करे, इमारतें गिरने के वाकयात के साथ साथ करंट लगने के, क्योंकि अंदरून शहर में आपको पता है कि बिल्कुल साथ साथ घर होते हैं, तारों का एक जाल होता है, होता कुछ भी नहीं। इमरान भाई देखें, जनरल एक्सरसाइज जो है ना वो मैं बता रहा हूँ जो कि हर साल जो है वो होती है और हम रिपोर्ट भी करते हैं।
हम ये कहते हैं जी PDMA ने जो है वो एक अलर्ट जारी कर दिया है कि तेज़ बारिशें होने वाली हैं और अपने अपने इंतज़ामात जो है ना वो महकमे मुकम्मल कर लें। फिर आ जाए आप महकमों के ऊपर, हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर आते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मखदूश इमारतों की बात आप कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया पर आती है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वो लेटर आता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक SOP जारी करती है, पम्फलेट जारी करती है अपनी वेबसाइट पे भी और अंदरून में। वो मेरे ख्याल से अब तो लिखी पड़ी बात है, उनको जाके विजिट करने की भी जरूरत नहीं होगी, वही इमारतें वही हमेशा प्रैक्टिस में रहती है अल्लाह के हुक्म से। और हालांकि होना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बारिशों के दिनों में जो मखदूश इमारतें हैं वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सेफ मुकामात पर मुंतकिल करना, ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी शहरी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ उन लोगों को एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो मखदूश है, आप यहाँ से कहीं सेफ मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। मैंने बताया सिर्फ यही काम बंद होती है, रिवायती काम होता है। वो जब छतें गिरती हैं, बच्चे जो है वो जहाँ बाग हो जाते हैं, फैमिलीज जो हैं वो जहाँ बाग हो जाती हैं, फिर कहा जाता है कि जी हमने तो इनको लेटर जारी कर दिया था। तो भाई वो गरीब है, वो बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हैं। हमेशा सवाल ये होता है ना, ऑल्टरनेट नहीं होगा तो किधर जाएंगे। ये 10 साल पुरानी बात है कि हुकूमत ने आइडेंटिफाई कराई थी कि अंदरून शहर कितनी जो बिल्डिंगें खतरनाक है। 18 साल से तो मैं सुन रहा हूं, इस वाले से 10 साल से हम खबरें चला रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत उन जो डेंजरस बिल्डिंग है उनका कोई हल नहीं कर सकी, उनको प्रिजर्व नहीं कर सकी, उनको गिरा नहीं सकी, या उनके लिए पॉलिसी नहीं इख्तियार कर सकी, उनके लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। और ना उस हवाले से कोई वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने कोई काम किया कि अगर तरीकी इमारतें हैं तो उनको महफूज किया जाए। लेकिन ये 10 साल पुरानी लिस्टें भी बन गई हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट होता है कि फला जगह छत गिर गई, फला जगह दीवार गिर गई। इस तरह वारदात होती हैं जिसमें इंसानी जानें भी ज़ाय होती हैं, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे बैठी है। हुकूमत का सारा जो जोर है वो PTA के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है कि PTA का जलसा रोकना है, PTA के खिलाफ पर्चे दर्ज करने हैं, PTA को नहल करना है, PTA पर पाबंदी लगानी है। बाकी हुकूमत आप बिजली के बिल देखें, बिजली के बिल देखें, महंगाई देखें। जिले इंतजामिया ये हेरिटेज है हमारा। जिन बिल्डिंगों की आप बात कर रही है ना कि अंदरून शहर में जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, वो बेसिकली हमारा हेरिटेज है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन घरों को, हेरिटेज को ना वो कुछ 4-5 इमारतें मॉल रोड की रखी हुई हैं कि बस इसको हमने प्रिजर्व करना, बस इसके गिर्द हम घूम रहे हैं। पूरी दुनिया जो है ना वो जितना पैसा मेरे ख्याल के मुताबिक जितना वो हेरिटेज से कमाती है, शायद ही हम भी किसी और चीज से, लेकिन हमारे पास भरपूर एहसास मौजूद है, हम उसको भाई हमने क्यों करना है? हमने तो बनानी है अथॉरिटीज, हमने तो भारी तनख्वाहों पे प्राइवेट बंदे हायर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उनको भारी तनख्वाहें देनी है, उनसे फिर अपनी वाह करवानी है, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर बता देना है कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। असल करने की चीजें जो है ना वो अंदरून में करने की जरूरत है। यकीन जाने अभी भी मैं लाहौरियों की बात करता हूँ कि बेचारे पूरे लाहौरियों को नहीं पता होगा कि अंदरून जो है वो कितना कीमती एहसास है अभी तक। सिर्फ ये बाहर से दिल्ली गेट और ये मोची गेट और बाकी इन गेट की सिर्फ तजीनो राइश पेंट फूट करके बता देना, वीडियोस बना देनी, सोशल मीडिया पे लगा देनी, सिर्फ ये हेरिटेज को महफूज करना नहीं है। भाई अंदर जाएं, आप अंदर जाके आपको पता चलेगा क्या क्या। ऑब्वियसली आपको गुजरगाहें कुछ शादा करनी होंगी, लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। कई मकान ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, ठीक है। लोग उनमें भी बेचारे मजबूर है रहने पर। भाई आप उनको सेफ मुकाम पर खुद मुंतकिल करें, उनसे वो प्रॉपर्टी खरीद लें या उनके एवज आप उनको कोई और छोटा घर जो है वो दे दें। कई स्कीमें हैं और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने एहसान नहीं करना, बिल्कुल ऐसे आप उसके बदले जो उनसे चीज खरीद रहे हैं, जो उनसे चीज ले रहे हैं, उस पे फिर जुल्म ये किया जाता है ना कि उनकी प्रॉपर्टी को औने पौने दामों का आ जाता है, ले ले, वो बैठे रहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं फिर हम क्या करें। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज सिर्फ ये है कि हमारी बल्ले बल्ले हो, हमारी वाह हो। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सारी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अवाम जो है बेचारे अभी भी, आप मुझे ये बताएं कि जो बेसिक इन्होंने पे स्केल रखे हुए हैं 32,000 को 35,000, 32-35,000 में कहाँ गुजारा होता। अब इस खबर को वाइंड अप करते हुए हम ये सोच लें कि आने वाले सालों में ये खबर ऐसे ही रहेगी और वो खतरा है जान बनती रहेगी और बताते रहेंगे कि जिले गवर्नमेंट ने पहले से इनको बता दिया था। और आने वाले सालों में हम भी बैठे यही रो रहे होंगे कि सरकार जो है वो अवाम पर ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल, साल से चल तो यही प्रैक्टिस रही है कि इतनी मखदूश इमारतें हैं, इनको अलर्ट कर दिया, वो लोग वहां से नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, आज है जी 7 सितंबर और आज है जी पाक फ़िज़ाइया का दिन। पाक फ़िज़ाइया के शेर जवानों को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ आज के दिन की अहमियत क्या है और ख़ास तौर पर तारीख़ी अहमियत क्या है, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। कुछ जंग सितंबर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। राइटर हैं डॉक्टर नासिर बेग साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से क्या तारीख़ी अहमियत है आज के दिन की? आज का दिन इसलिए बहुत अहम है कि सबसे पहली दफ़ा जब हमें जिसे एक रिवायती जंग कहते हैं उसका सामना 1965 में हुआ, जब भारत ने पहले छोटी मोटी चपकलिश चल रही थी, लेकिन एक प्रॉपर फुल फ्रंटेड फ्रंटल वॉर जो है उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया जो कि लाहौर सेक्टर में था और चविंडा सियालकोट सेक्टर में, वहाँ पर उन्होंने जंग का एक आगाज़ कर दिया। और जैसा कि अभी भी आपको कभी कभी आप हिंदुस्तानी मीडिया देखें तो आपको उनमें एक फॉल्स एरोगेंसी दिखाई देती है कि जैसे हम पता नहीं बहुत बड़े पहलवान हैं और जो हमारे सामने है वो एक बॉलीवुड सिंड्रोम कहता हूँ मैं उसे। वो समझते हैं शायद कि पूरी दुनिया में जिस तरह बॉलीवुड में हीरो मार सकता है विलन को, तो पूरी दुनिया ऐसे ही है। लेकिन 65 में पहली दफ़ा उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ा कि जब उन्होंने, जो कि उनको एक बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी थी, वो हमसे बहुत ज़्यादा थे तादाद में, उनके पास जो आर्सेनल था, जो इक्विपमेंट था, वो हमसे बहुत सुपीरियर भी था और ज़्यादा भी था। और उन्होंने ये प्लान बनाया था, जो कि एक बड़ी मशहूर बात है कि जो इंडियन जनरल्स थे उन्होंने ये प्लान किया था कि सुबह का नाश्ता हम जिमखाना में करेंगे लाहौर में। तो उन्होंने इधर से हमला किया पाकिस्तान पर, और फिर कि पाकिस्तान की पाक फ़ौज जिस बहादुरी से लड़ी वो तो था ही था, लेकिन इतनी सुपीरियर जो ग्राउंड फोर्स है, इन्फेंट्री है, आर्मर है, फ़ौज तो थी ही थी उनके पास हमसे ज़्यादा, लेकिन उनके पास एयरफोर्स, आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे एक जहाज़ के मुकाबले में हिंदुस्तान के पास 5 जहाज़ थे। तो जो एयर सुपीरियॉरिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, 1:5 की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। और सिर्फ यही नहीं था, उनके पास सुपीरियर एयरक्राफ्ट्स भी थे, सुपीरियर आर्सेनल भी था। और उस तरह के हालात में, जबकि पाकिस्तान अभी मतलब बिल्कुल बच्चा था, अगर आप देखें तो 65 में तो कोई उम्र ही नहीं थी पाकिस्तान की, लेड बाय एयर मार्शल नूर खान। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से हिंदुस्तानी एयरफोर्स को पिछाड़ा, और पर्टिकुलरली जो हमारे पायलट्स थे, जो फाइटर पायलट्स थे, उन्होंने जिस तरीके से ये मनवाया कि पाकिस्तानी एयर फाइटर्स जो हमारे पायलट्स हैं वो, उनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं है। और आज भी पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 65 में जो कुछ दिलचस्प वाक़यात हैं, उनमें से एक सरफराज रफ़ीकी साहब का है कि वो और उनके साथ एक उनके फ़्लाइट लेफ्टिनेंट भट्टी थे, ये दोनों ड्यूरिंग सॉटी उन्होंने इनकाउंटर किया इंडियंस के अटैक को। और जब ये उनको शूट डाउन कर रहे थे और वो जो एयर कॉम्बैट चल रहा था, उसके दौरान इनकी गन्स भी चोक हो गई, ख़राब हो गई। उसके बावजूद, इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बावजूद, दे शॉट डाउन इंडियन एयरक्राफ्ट्स एंड देन दे लैंडेड। और वो एक इट इज़, अभी भी आप जाएँ तो सरफराज रफ़ीकी एयर बेसेस आपको मिलती हैं PF में, वो उनके नाम पर हैं। और लाहौर की मुनासबत से MM आलम का नाम लोग, अभी तो MM आलम आजकल की जनरेशन के लिए शायद सिर्फ एक रोड है, लाहौर की एक सड़क है जिसमें कि आपको हर पॉश ब्रांड मिल जाता है, और यू नो इट्स द इट प्लेस, द हैपनिंग प्लेस। लेकिन MM आलम कौन थे, ये एक बड़ी दास्तान है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक बड़ी पर्सनालिटी है पाकिस्तान, टावरिंग पर्सनालिटी। और इन्होंने सरगोदा एयरबेस से ही फ्लू, और इन्होंने 30 सेकंड में 4 इंडियन एयरक्राफ्ट्स को गन डाउन किया, और फिर नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में एक और एयरक्राफ्ट को डाउन किया।
तो इनका एक रिकॉर्ड था कि इन्होंने 1 मिनट में 5 जहाज गिराए दुश्मन के। अच्छा। 1 मिनट में 5 जहाज, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और सितारा जुर्रत और एसजे बार थे। और इसके अलावा जो लाहौर सेक्टर था ये बहुत ज़्यादा अंडर थ्रेट था, क्योंकि बीआरबी एक ऑब्स्टिकल था। क्योंकि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो आप आम तौर पर इस तरह के ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, रुकावटें क्रिएट करते हैं कि दुश्मन जब आप पर चढ़ाई कर रहा हो तो उसके लिए पानी में से गुजरना या उसके टैंक्स के लिए पानी में से गुजरना मुश्किल होता है। तो जो बीआरबी है बेसिकली ये एक ऑब्स्टिकल था दुश्मन के लिए, और इसीलिए वो चाहता था कि हम इसको क्रॉस करें। इसको क्रॉस करें तो फिर लाहौर में इर्द गिर्द आबादी थी, उनका क्या बना? वो उस टाइम पे लोगों का क्या जज्बा था? लोग तो मेरा ख्याल है कि जो देखिए लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कौम जैसी रिजिलिएंट कौम कोई नहीं है। अग्री। पूरी दुनिया हमने भी देखी है, आपने भी देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान कौम जैसी कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे, अपने वालिद साहब से, सबसे, जितने लोग थे सब ने अपनी जो पर्सनल आर्म्स थे, अपने वेपन्स थे, अपनी राइफलों को तेल लगाया, अपना एमुनेशन पकड़ा और बॉर्डर की तरफ। जितने जवान थे आपके और जो बुज़ुर्ग थे, आप यकीन कीजिए कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी कि वो बुज़ुर्गों को बिठाए कहाँ, जो कि खून देने आए थे कि हम अपने गाजियों को, वी आर हेयर टू डोनेट ब्लड फॉर देम। और सियालकोट सेक्टर में जिस वक्त उनके टैंक्स की बैटल ऑफ चविंडा जो है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट बैटल ऑफ टैंक्स, वहाँ पर लोग अपने जिस्मों से बम बांध कर लेट गए थे। ठीक है, तो ये कौम, इसको आप इस तरीके से गेज ना करें कि इसका नॉर्मल हालात में ये चिल कौम है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ एक दफ़ा आंख उठा के देखेंगे तो ये आपकी तबीयत सेट कर देगी। और लोगों ने इस तरीके से जान निछावर की फ़ौज पर, और फ़ौज हो, एयरफोर्स हो, उन्होंने वाकई हक अदा किया कि जो आप हम पर एतमाद करते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, उसके हम हकदार हैं। और ख़ास तौर पे ये जो लाहौर सेक्टर था, इधर उनकी इन्फेंट्री और आर्मर और टैंक्स और सब कुछ, वो एक उनका एडवांस था, एक अटैक था जो कि हमारी तरफ आ रहा था, और उसको फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने न्यूट्रलाइज़ किया। और वो, क्योंकि ये टाइम एंड स्पेस की गेम होती है, जो जंग है, आपको इतना होता है कि मैं इस जगह से अटैक करूँगा और यहाँ तक पहुँच जाऊँगा इससे पहले, क्योंकि जब एनिमी को पता चल जाता है कि इस तरफ अटैक आ रहा है तो वो भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि तादाद में कम होने के बावजूद वो जो प्लानिंग थी, एग्जैक्टली वो मैटर कर रही थी। एग्जैक्टली, उनका स्किल, उनकी प्लानिंग, उनका जज्बा, उनका दिल, गुर्दा, दिलेरी, बिल्कुल, ये सब कुछ इन कंपैरिजन, हालांकि जब सिचुएशन हो ना, आपको नजर आ रहा हो कि सामने वाला जो है वो हर तरह से हमसे सुपीरियर है, हाँ, तो फिर आपके लिए मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जिसका कि ईमान हर पाकिस्तानी रखता है, वो ये है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, बिल्कुल, हमें एक जज्बा शहादत है। आप अगर जान दे भी रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और फिर वो कायदे आज़म का एक, वो तकरीर का एक्सर्प्ट अक्सर आप सुनते होंगे कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो मुसलमान तो चेरिश करता है, बिल्कुल सही कहा, परेशानी को, मुश्किल और को। ये जो हमारे पास मिसालें हैं हिस्ट्री में, ये मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों को बयान करती हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कुछ बात करेंगे फोर्सेस का, किस फोर्स का क्या रोल रहा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, बहादुरी और जुर्रत की मिसालें बिलाशुबा हम जो कहते हैं कि जी इनको खराजे तहसीन तो पेश करना ही करना है, लेकिन इन फोर्सेस का रोल क्या रहा, किस फोर्स का सबसे बड़ा रोल रहा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नासिर बेगम हमारे साथ मौजूद है। जी रोल सबसे बड़ा, इनफैक्ट इट वाज मोर ऑफ अ टीम एफर्ट। आप समझते हैं कि कलेक्टिव वो है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप नंबर्स की गेम में जाएं तो आर्मी बहुत ज़्यादा है तादाद में, और फिर इतना बड़ा एरिया, और उस ज़माने में तो ईस्ट पाकिस्तान ऑल्सो यूज्ड टू बी देयर, और
इस वजह से आर्मी ऑफ कोर्स हैड दैट, एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, एक बिगर वो था। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने जैसे आपको बताया 1:5 की रेशियो एयरफोर्स की थी, तो इट वाज आल्सो बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप, और वो सुपीरियॉरिटी न्यूमेरिकल भी है और आर्सेनल की भी है, इक्विपमेंट की भी है, और उनके एयरक्राफ्ट्स भी सुपीरियर हैं, लेकिन दे ऑल्सो डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और नेवी उस ज़माने में आप देखिए कि नेवी वाज आल्सो स्प्लिट, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाले पानी नहीं डिफेंड करने थे, हमें ईस्टर्न पाकिस्तान भी डिफेंड करना था। और वहाँ पर कोशिश की इंडियंस ने एम्फिबियस ऑपरेशंस की, इंट्रोडक्शन की, लेकिन नेवी ने उनको नहीं हिलने दिया। और इवन रिवराइन ऑपरेशंस जो थे उनके अंदर भी उन्होंने सपोर्ट किया, आर्मी को भी। इट वाज मोर ऑफ अ, लेकिन ऑफ कोर्स आर्मी का बहुत ज़्यादा वो था, उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, दैट वाज एक्चुअली एयरफोर्स, जिसने के हलवाड़ा में, आदमपुर में, वहाँ पर उनके हंटर हॉक्स जो सिटिंग जहाज़ थे उनके एयर बेसिस के ऊपर, वो इन्होंने गिरा दिए। और पाकिस्तान के पास टोटल उस वक्त शायद गालिबन 102 सेबर्स थे, और शायद 12 इनके पास F-104 थे स्टार फाइटर्स, और टोटल 24 बॉम्बर्स थे। तो आप सोचें 138 का सारा आपके पास फ्लीट है, और उससे आप एक दुश्मन को, जिसके सैकड़ों जहाज़ हैं, उनको जो इन्होंने स्किल सेट दिखाया, जिस बहादुरी से ये लड़े, वो वाकई में तारीख है। 6 सितंबर के बाद जो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, ऑब्वियसली वो एक मोराल भी बुलंद हो जाता ना, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन और उसके बाद जो जश्न और वो था, उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। अब असल में आज भी जो हमारी फ़ौज है, चाहे एयरफोर्स हो और चाहे आर्मी हो, नेवी हो, इसमें जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स कार्डर को ग्रूम किया जाता है टू कमांड। पूरी दुनिया में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स देखें तो वहाँ पर जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो ज़्यादा शहीद होते हैं इन रेशियो अगर आप ऑफिसर्स की निकालें। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर्स की और ऑफिसर्स की शहादत की रेशियो 1 है। अच्छा। जिस रेशियो में जवान शहीद होते हैं, उसी रेशियो में ऑफिसर शहीद होते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक बार ऐसी जगह पर सेट कर दिया गया 1965 में कि फॉर जनरेशंस टू फॉलो वी हैड टू लुक अप टू दैट, कि हमने वहाँ तक जाना है और ये मेंटेन करना है। और आज भी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट देख लें, आप 71 देख लें, आप कारगिल देख लें, आप शेर खान को देखें, आप महफूज शहीद को देखें, आप वॉर ऑन टेरर के अंदर पिछले 30 साल, 25-30 साल में, 25 साल से तो मैं आई कैन वाउच फॉर इट, कि जिस तरह के दुश्मन को हमने डील किया है, पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पर ये टेररिज्म, ये वो, पीपल गेव इन, मुल्क के मुल्क ढेर हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आप स्वात ऑपरेशन आई रिमेंबर कि वहाँ पर जब SSG ने उधर ऑपरेशन करना था, तो जो उनके GOC थे जनरल हारून, उन्होंने कहा आई विल बी द फर्स्ट मैन जो नीचे जाएगा, ठीक है। तो उनको उन्होंने कहा कि सर हमें जाके आप प्लीज़ हमें पहली वॉली में हमें जाने दें, आपको हम सेकंड में जाने दें। ऑफिसर्स कहाँ? ही वाज कमांडर, मेजर जनरल था, और वो सेकंड वॉली में नीचे गया। उसने कहा बट आई एम गोइंग डाउन इन द सेकंड वॉली, एंड ही वेंट देयर। सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल एंड द बार दैट वाज सेट इन 65 that everybody knew कि हमने बहुत these are and still हम उसकी मिसालें दे रहे हैं। और आज तक आपकी फ़ौज, आपकी एयरफोर्स, वो आए थे भाई साहब जो चाय पी के गए थे वापस अच्छी उनकी टी पार्टी हुई। the tea was fantastic। तो वो बस ऐसा ही है, वापस जाके फिर उनको इनामात दे के they portray their losers as winners। तो but we do that, बिल्कुल we are like that। बिल्कुल सही कहा।
नौजवानों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मुल्क से मोहब्बत का जज्बा बिलाशुबा हमने कहा कि है, सबके अंदर है। हम इस तरह के दिनों को सेलिब्रेट भी बहुत करते हैं। मुझे लगता है हमें अपने कोर्सेज में, सिलेबस में इन चीज़ों को अब मज़ीद आगे लेके चलना है। आप इतनी बड़ी कुर्बानियों को बस एक दिन से मंसूब कर दें, नहीं, आपको पूरा साल इसको अप्रिशिएट करना है। एग्जैक्टली असल में एक बड़ा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, इससे बहुत कुछ एजुकेशन भी मिलती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ट्रोलिंग का, तो आप कितनी पॉजिटिव बात करें, कुछ लोग आके नीचे कुछ ना कुछ मनफी गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी। ये आपके सोशल मीडिया का तो खासा है। ठीक है, अब उसकी वजह से जो शायद हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो ये यकीन करने लग गई है दैट प्रोबेबली वी आर इन्फीरियर। वो कुछ शायद, और जो मुल्क का पास्ट है उसमें वो सिर्फ वो नेगेटिविटी ही शायद, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है। मैं आज एक पॉजिटिव बात करूंगा, उसको 3 लोग नहीं देखेंगे। यहाँ बैठकर मैं एक नेगेटिव बात करूंगा तो वो वायरल हो जाएगी। उस पे कोई ये नहीं जानने की कोशिश करेगा कि वो सही है भी, कोई उसकी बुनियाद है भी या नहीं है, बस उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन वो बात वायरल हो जाएगी। हर बंदा हर व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, हर जगह शेयर हो रही होगी। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आप यकीन कीजिए कि ये अल्लाह ताला की एक नेमतों में से, एक मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। पाकिस्तान पे ईमान रखें, इससे मोहब्बत करें, और जो खराफात, जो लोग फजूल गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के बारे में, नेगेटिविटी फैलाते हैं, डू नॉट इंडल्ज इनटू इट, डू नॉट बिलीव इट। पाकिस्तान पे ईमान रखें। बाहर जाना चाहते हैं जाएं, पढ़ें, लिखें, काम करना चाहते हैं तो भी करें, लेकिन पाकिस्तान से अपना रिश्ता, अपना नाता, पाकिस्तान के ऊपर ईमान, वो आपका अनवेवर्ड होना चाहिए। और जब भी कौमों पे मुश्किल वक्त आता है, सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत होती है। सो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आपको अभी भी मुत्तहिद होना है। आज के नौजवान सिर्फ ये अज़्म कर लें कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए पे करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, अपने मुल्क को संभाला देना है, तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सो ये दिन सेलिब्रेट करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। इस दिन अपने नौजवानों को साथ लेके चलना, उनको बताना कि अब ये मुल्क की भाग दौड़ आपने संभालनी है। बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारी जानें दी, बहुत सारी काविशें की। आज अगर हम सुख का सांस ले रहे हैं, आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, आज़ादी की इस नेमत को समझिए और अपने मुल्क को संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने आपको आज के भाव बताने हैं, क्योंकि वीकेंड पे सभी लोगों की कोशिश होती है ना कि 3-4 दिन का सामान खरीद के रख लें। लहसुन, अदरक, प्याज हर घर की ज़रूरत होती है। आपने जो कुछ भी खाना बनाना होता है, ये बुनियादी चीज़ें तो आपको खरीदनी पड़ती हैं। सो इसके लिए अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो रेट लिस्ट क्या है, देखते हैं आज के भाव। हमारी रिपोर्टर रक्षा ओपन मार्केट में मौजूद है। सो ऐसा नहीं होता कि जो रेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक रेट हमारे शहर में इम्प्लीमेंट हो जाए ये तो हो नहीं सकता। सो रेट लिस्ट बताने का मकसद ये होता है कि 1-2 रुपए का शायद आपके इलाके में फ़र्क हो, पोश इलाके में ज़्यादा भी हो सकता है। सो रेट लिस्ट आज की अक्सा के पास है। ओवर टू यू। बिल्कुल, अनाज सब्जियों की कीमतों में दुकानदारों की जानिब से जो है बदस्तूर आज भी इजाफा किया जा रहा है। जहां पर रेट लिस्ट में इजाफा हो जाता है, उनकी कीमतों में इजाफा होता है, वहीं पर दुकानदार भी रेट लिस्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं। सरकारी दाम पहले ही दोनों के इतने ज़्यादा हैं, उनमें दुकानदारों की जानिब से जब इजाफा किया जाता है तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चले जाते हैं। कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं। तो जो टमाटर की सरकारी कीमत है वो 95 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए, इनमें दुकानदार इजाफा करते हैं, उसको 120 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं, इनमें भी दुकानदार इजाफा करते हुए 90 से 100 रुपये तक की कीमत में इसको फ़रोख्त कर रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 148 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं, इनमें भी दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 50 से 160 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक की कीमत 550 से जो पहले ही इतने ज़्यादा है, इनमें भी दुकानदार इजाफा करते उसको 600 से 650 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त करें, यानी 100 रुपये का इजाफा यहाँ पर किया जा रहा है।
लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 385, ये भी इतने ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो रेट है वो अदरक और लहसुन के सरकारी दाम बहुत ज़्यादा है। इनमें दुकानदार जब 20 से 30 रुपये का इजाफा करते हैं तो ये भी उनकी पहुँच से दूर चले जाते हैं। लहसुन की सरकारी कीमत है वो 385 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए। इनमें दुकानदार 5 से 10 रुपये का इजाफा करते हैं, उसको 400 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 300 और शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो 170 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। जहाँ पर सरकारी दाम अक्सा हमारे साथ मौजूद थी और हमें सब्जियों की कीमतें बता रही थी। जी आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।